नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ कनेक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड डी, द करंट इन द कनेक्टिंग वायर इज इक्वल टू। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है बी और डी को, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है यानी कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें से करंट कितना फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है कि मैं सबसे पहले बैटरी से निकलने वाला करंट निकालूंगा और उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसमें और इसमें करंट पता लगाऊंगा, और क्योंकि उतना ही करंट यहां से वापस निकलेगा तो इसमें करंट और इसमें करंट निकालूंगा, और फिर मैं यहां पर किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करके इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करूंगा। बिकॉज यहां पे यदि रेजिस्टेंस होता तो मैं थोड़ा आसानी से निकाल सकता था, उस समय उस केस में हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे बिना केवीएल लगाए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं इस पूरे सर्किट का। ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं तो इनको ऐसे चिपका सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 ओम, और यहां पे जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का है, ये है 2 ओम का, और यहां पे है आपके पास 3 ओम का रेजिस्टर, और यहां पे बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। देखिए अब कैसे फटाफट से करेंगे। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, यदि दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, 4/5, दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, 2 इंटू 3 6/5। दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 10/5, यानी कि 2 ओम के बराबर यहाँ पे इक्विवेलेंट आ चुका है। तो बैटरी से निकलने वाला करंट मैं बता सकता हूँ कितना होगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, 10 एम्पियर करंट यहां पे आ रहा है, तो 10 एम्पियर के टुकड़े कर सकता हूं मैं, 10 एम्पियर के टुकड़े कर सकता हूं। 10 एम्पियर के टुकड़े करेंगे, 1 और 4 में निकालना है, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5, 5 से गया 2, 2 4 8 एम्पियर यहां पे करंट आपको मिल जाता है। ये टोटल 10 आ रहा है, 8 यहां पे चला गया तो 2 एम्पियर यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली 10 एम्पियर यहां गया है तो इन दोनों से टोटल मिला के 10 एम्पियर के बराबर करंट होना चाहिए। तो मैं यहां पे टुकड़े कर सकता हूं, 10 इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5, 5 2 6, 6 एम्पियर यहां पे आपको मिल जाएगा, और यहां पे मिल जाएगा आपको 4 एम्पियर के बराबर। तो ध्यान से देखो बेटा, 8 एम्पियर करंट यहां से आया, 6 एम्पियर यहां चला गया, तो यहां से कितना गया होगा, 2 एम्पियर के बराबर गया होगा। और 2 एम्पियर करंट यहां से आया, 2 एम्पियर करंट यहां से आया, 4 एम्पियर करंट यहां से निकल के यहां चला गया है। तो मैं कह सकता हूं कि करंट इस वाली ब्रांच में बी से डी फ्लो होगा, एंड दैट करंट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। सो आंसर वुड बी 2 एम्पियर, नॉट दिस। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th 8th 9th 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 Amazon Eco Dot, और रैंक 41 से 100 के लिए Amazon के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप में बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है JEE 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में JEE मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है।
तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी। और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है इस टेस्ट को जरूर आप दीजिएगा। IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक, ठीक है। तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th JEE मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12th जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है और JEE मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है यानी कि 4th बैच है क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों, और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQs क्वेश्चंस टुगेदर। MCQs और PYQs जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं टू बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2 where E2 is greater than E1 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure, then which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? तो स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से कि इक्विवेलेंट EMF इतना है, इक्विवेलेंट इतना ही, इक्विवेलेंट EMF इससे ज्यादा है, इक्विवेलेंट EMF इससे ज्यादा, इससे कम है, कुछ ऐसी बातें हमसे पूछी गई हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वेटेड एवरेज, क्योंकि इस सवाल का सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है जो जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आप समझिए। वेटेड एवरेज क्या होता है? मान लीजिए आपके पास क्लास की बात हो रही है और क्लास में मान लीजिए 5 लोग हैं, क्लास भी क्यों, आप फैमिली की बात कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक फैमिली है और फैमिली में हमारे पास मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और 2 पेरेंट्स हैं। बच्चों का जो वजन है टोटल 10 10 10 10 40 kg के बराबर है, 40 kg के बराबर है टोटल, 10 × 4। और इन पेरेंट्स का जो वेट है वो 60 kg के बराबर है, 60 × 60 60 × 2 यानी कि 120 kg के बराबर है। तो यदि इनका नॉर्मल एवरेज की यदि बात करें, टोटल यदि एवरेज की बात करें तो टोटल एवरेज कैसे निकाला जाएगा? तो हम लिखेंगे कि हर एक का जो एवरेज है 10 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 60 × 1 प्लस 60 × 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 और 4 6। तो ये कहलाता है वेटेड एवरेज। यानी कि हमारे पास 10 किलो वाले कितने बंदे हैं, 4 हैं, 60 किलो वाले कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं। सो 40 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 160/6 जो है इनका वेटेड एवरेज होने वाला है, इनका वेटेड एवरेज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2 से गया 3, 2 से गया 80, 3 2 6 2 6.66। तो इतना हर एक इंसान का एवरेज वेट हमें पता चल चुका है कि 26.6 kg के बराबर हर एक पर्सन का एवरेज वेट है। अब ये जो एवरेज आने वाला है हम सब लोग जानते हैं, ये एवरेज इनके और इनके बीच में होने वाला है। यानी कि 10 kg जो हर एक इंडिविजुअल का वेट है मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडिविजुअल का वेट है 60 kg,
उनके बीच में एक क्वांटिटी हमें मिलने वाली है, चाहे कोई भी नंबर हो। यदि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बच्चे 4 की जगह मान लीजिए होते 40 बच्चे होते, और यहाँ पे पेरेंट्स 2 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 20 पेरेंट्स होते, तो भी मैं कह सकता हूँ बिकॉज इंडिविजुअल पेरेंट का मास जो है 60 kg है मैक्सिमम, और यहाँ पे जो है मिनिमम 10 kg है, तो जो वैल्यू हमें मिलने वाली थी वो वैल्यू 60 और 10 के बीच में ही कुछ आ रही होती। 60 को एक्सीड नहीं करती और 10 के नीचे कभी नहीं जाती। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल में यदि देखें तो ये दोनों बैटरी जो हैं, ये दोनों सेल जो हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप मान लीजिए कि 1 अपॉन R1 जो है एक नंबर है बस, सो E1 इंटू 1 अपॉन R1 कोई एक नंबर है, प्लस E2 इंटू 1 अपॉन R2 एक नंबर है, और 1 अपॉन R1 एक नंबर जो हमने माना था, प्लस 1 अपॉन R2। तो ये बेसिकली एक वेटेड एवरेज हो गया जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट है ये एक वेटेड एवरेज, है ये एक वेटेड एवरेज। यहां पे कोई एक नंबर हमें मिलने वाला है, यहां पर कोई एक नंबर मिलने वाला है, और नीचे उन दोनों नंबर्स का समीशन है। तो इसको मान लीजिए अल्फा के बराबर मान लीजिए, ये इसको बीटा के बराबर मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास E1 अल्फा प्लस E2 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अब लग रहा है वेटेड एवरेज, अब लग रहा है वेटेड एवरेज, चाहे अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये जो वैल्यू है हमें E1 यानी कि जो छोटा है उससे मिनिमम नहीं जाएगी, उससे कम नहीं होगी, और E2 जो हमारे पास मैक्सिमम है उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है E1 और E2 के बीच में होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेटेड जो एवरेज होता है वो मिनिमम से नीचे नहीं जाता और मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाता, उनके बीच में ही बने रहता है। तो हमारा आंसर इस सवाल का होने वाला है कि ये जो इक्विवेलेंट है ये E2 और E1 के बीच में ही होगा, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 या R1 R2 की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ये वैल्यू E1 और E2 से बाहर नहीं जा सकती, उनके बीच में ही रहने वाली है। तो डी ऑप्शन जो है आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बात आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है द फिगर शोन अ बैटरी ऑफ EMF E connected to a inductor L and a resistor R in series. If the switch is closed at t is equals to 0, switch को कर दिया जाता है close, then the total charge that flows from the battery in one time constant of the circuit is equal to. तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में। तो कैलकुलेट करना आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं कि ऐसे केस में हमारे पास जो LR सर्किट दिया हुआ है तो इसमें करंट क्या होता है हमारे पास? करंट इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू होती है L बाय R के बराबर। टाउ होता है क्या? L बाय R के बराबर। यहाँ पे होता है मैक्सिमम करंट यहाँ पे कितना हो सकता है? E बाय R के बराबर हो सकता है। E बाय R 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय आर टी बाय एल, इसे लिख सकते हैं। ये करंट आ गया बेटा। करंट को क्या लिखिए? dq बाई dt लिख दीजिए। dq बाई dt लिखेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, dq आ जाएगा आपके पास दिस एक्सप्रेशन इनटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से टाउ यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, 0 से q यहाँ लिमिट लगाएंगे, तो q की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है बहुत ही आसान तरीके से। समझ में आया? कर लेंगे इसके अच्छा नहीं हो तो जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई होप हो जाना चाहिए बिकॉज बहुत ही आसान टाइप का इंटीग्रेशन बनता है। ई रेज टू द पावर माइनस kx टाइप का इंटीग्रेशन बनता है, तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। -1 अपॉन k ई रेज टू द पावर माइनस kx जो है इसका इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, लिमिट लगा देना। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि इफ एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है दो लार्ज प्लेट्स की वजह से जो प्रोड्यूस होता है। तो लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किस तरीके से दिखने वाली है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है पहली तो ये कि कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर आकर गिरती हैं या परपेंडिकुलरली निकलती हैं या परपेंडिकुलरली आकर गिरती हैं। तो देख सकते हैं कौन से डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो क्लियरली नहीं है, इसमें तो क्लियरली नहीं है परपेंडिकुलर, बिकॉज यहाँ जो है सरफेस इस तरह से जा रहा है नॉर्मल, ये एंगल 90 नहीं हो सकता। ये आर पार जा रही है, आर पार जा रही है, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आके गिर रही हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही होंगी। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है गलत हो जाता है, ये ऑलरेडी गलत हम कर चुके हैं। तो हमारे पास कंटेस्टेंट बचता है ये और ये। फिर उसके बाद ये है कि बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा जिससे न्यूट्रल रह सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है साइड वाली जो है कर्व होने वाली है, ऐसे सीधे सीधे नहीं निकलेगा, ऐसा सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे चार्ज जो है पोलराइज हो चुका है। तो बी ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, वही आंसर हमारा होने वाला है, सॉरी सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ स्मॉल चार्ज बॉल इज हवरिंग in the state of equilibrium at a height h over a very large horizontal uniformly charged sheet। एक बहुत ही लंबी एक चादर है यूनिफॉर्मली चार्ज उस पे फैला हुआ है और उससे h हाइट पर एक छोटी सी चार्ज बॉल होवर कर रही है, यानी कि ऐसे हवा में तैर रही है। If a disc of radius r is removed from the plate directly underneath the ball, then the acceleration of the ball will be equal to। तो बॉल का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो यहां देखिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है लाइक दिस, इनफाइनाइट तक फैली हुई है, और यहां पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। मैं मान लेता हूं चार्ज का डेंसिटी जो है सिग्मा के बराबर है, चार्ज का डेंसिटी यहां पे सिग्मा के बराबर है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, वो काफी दूर है, यहां भी नहीं, और ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। यार कहा गया है 2 बार ये सिंबल लगाया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा फासला है, बहुत ज्यादा दूरी है चार्ज के और शीट के बीच में। तो यहां पर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकता हूं कि इसका जो ग्रेविटेशनल वेट है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा q इंटू ई, वो आपस में बराबर होने वाले हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू q इज इक्वल टू mg के बराबर आपको यहां पे मिलने वाला है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया जाता है, अब यहां पर एक होल बना दिया जाता है, यहां पर जो है होल बना दिया जाता है, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे एक होल बना दिया जाता है, छेद बना दिया जाता है। तो यहां पर यदि एक छेद बना दिया जाएगा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाने वाला है। तो अब मैं इसके ऊपर बता सकता हूं कि लगने वाले जो फोर्सेस होने वाले हैं, mg तो एज इट इज लगेगा ही लगेगा, ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिख सकता हूं मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ डिस्क जो है बिकॉज बहुत ज्यादा दूर है और इसका रेडियस बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो इस डिस्क के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर h स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको मिलने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ऊपर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर। तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, कितना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है mg माइनस q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ k इंटू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा, डिवाइड बाय मास कर दीजिए, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, यही हमारा आंसर है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, mg माइनस ऑफ q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में आपको मिलेगा यहाँ पे k सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब देखिए ध्यान से कि mg और सिग्मा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आपस में बराबर थे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको आंसर मिल जाता है ये वाला। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू आप रखेंगे mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई q। तो भाई सिग्मा की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे, आंसर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, सॉल्व कर लेंगे आगे आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं कि प्लेनेट है, मूव करता है सन के अबाउट, प्लेनेट मूव करता है सन के अबाउट मूव करता है। सन का मास ms के बराबर दिया है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सच दैट इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर r एंड कैपिटल R respectively the period of revolution of this planet around the sun is equal to। तो हमने ये केपलर लॉ में ये फॉर्मूला सीखा है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब कोई प्लेनेट सन के अबाउट घूमता है तो उसका टाइम पीरियड होता है t is equal to 2 pi a सेमी मेजर एक्सिस रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gms। तो भैया यहाँ पे हमें निकालना है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है,
तो भाई यहाँ देखिए इलिप्स है, इलिप्स में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है सन से वो होती है स्मॉल आर के बराबर दी हुई है और मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर दी हुई है, और ये डिस्टेंस इलिप्स में कही जाती है 2a के बराबर कही जाती है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाती है r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, आंसर आप निकाल लीजिए। अगला सवाल है बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। इफ टेम्परेचर कम्स डाउन टू 33.3 यानी कि 100/3 इन नेक्स्ट 5 मिनट्स देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो भाई यहाँ 50 से टेम्परेचर जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट में, और 40 से 5 मिनट में जा रहा है कितना 33.3 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं इसे 100/3 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना होगा। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम लगता है 5 मिनट इज इक्वल टू k ln ऑफ 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय 40 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और इक्वेशन नंबर बना गया आपके पास। पहले ट्रांजिशन के लिए मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा है, दूसरे ट्रांजिशन के लिए मैं लिखूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि 5 मिनट अगेन लगे हैं इज इक्वल टू k ln ऑफ 40 माइनस 33.3 या 100/3 सॉरी ts आएगा यहाँ पे ts, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100/3 माइनस ऑफ ts। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आपको मिलेगा 50 माइनस ts अपॉन 40 माइनस ts इज इक्वल टू 40 माइनस ts डिवाइडेड बाय 100/3 माइनस ऑफ ts। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको एक बार में आंसर मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन ही आपको मिलने वाली है और उससे आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं कि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है ऑफ अ सर्टेन मटेरियल आर रिलेटेड बाय इक्वेशन P इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाय V। अब यहाँ पे मटेरियल की बात की है, आइडियल गैस नहीं है, यहाँ पे एक मटेरियल है। तो वर्क डन बाय मटेरियल एट द कांस्टेंट प्रेशर आपको निकालना है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 टू 2T0। टेम्परेचर को डबल कर दिया जाता है कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। तो बताइए क्या होगा कि कितना वर्क इसको करना होगा। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ पीडीवी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें प्रेशर पता है लेकिन यहाँ पे हमें डीवी की वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पे PV जो है इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो P तो कांस्टेंट है, dV बाय dt इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2t आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से PdV की जो वैल्यू है उसे लिख सकता हूँ मैं 2t अल्फा इंटू dt। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है इंटीग्रल ऑफ PdV की जगह इंटीग्रल ऑफ 2 अल्फा टी dt। इंटीग्रेट कर दीजिए वर्क के लिए, टेम्परेचर T0 से 2T0 के तक, 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 2 अल्फा टी dt का इंटीग्रेशन आएगा आपके पास t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर उठा के रख देंगे T0 से 2T0। आंसर आपको मिल जाएगा।